Uh, okay, Himanshu, how are you? First of all, I am fine, sir. okay, good. So Himanshu, Yes, sir. so uh, without taking any relevance of your gender, your sex, and your religion and caste, try to introduce yourself in a best way. श्योर सर। सर मेरा नाम हिमांशु कांडपाल है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के एक शहर हल्द्वानी को बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग हल्द्वानी से ही हुई है, फर्स्ट से लेकर 12th तक। उसके बाद मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन की थी। Okay. 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद से सर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी की, जिसमें मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए थे Okay. और अभी मैं कुछ समय से फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ साथ में प्रिपरेशन के साथ। Okay. So fine, Himanshu. So Himanshu, from your DAF, it is visible that you have born in 1995, isn't it? यस सर। So, Himanshu, can you remember anything from the history? What was a famous achievement that we have got in 1995? Anything like worldwide and India-wide? Anything that you can recollect यस सर। in सर 1995? सर 19 अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो सर 1994 और 95 उत्तराखंड फॉर्मेशन का जो आंदोलन था Okay, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स था। okay, okay, मैं रामपुर तिराहा कांड देखें हम अगर 1994 का, तो ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु थे जिसने हमारे उत्तराखंड को फॉर्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। right. के Okay. वे हम देखें तो So, from India point of view, can you इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू recollect अगर हम anything? देखें तो 1993 से 95 तक का जो समय या उसके बाद का भी 1990s का जो दशक था वो हमारे इकोनॉमी के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ी है। Right. यस Okay. So, as you brought the context of economy, can you यस able to recollect one international body, one international organization which regulates trade across all the countries? श्योर सर। सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी Okay. बॉडी Okay. जो What was the predecessor of World Trade Organization? सर गैट जो थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की Can you elaborate, GATT? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ सर। Okay, right. So, in this context, can you able to recollect when was GATT has been replaced by WTO? सर गैट 1995-96 तक गैट एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके बाद डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ था। Okay, very good. That's what I was expecting you. Now, can you able to recollect what was the importance in international arena of 1995? श्योर सर। यस Yes. So good. So then, uh, next thing, Himanshu, can जी you सर। just for the sake of understanding, so what is Himanshu? Himanshu, in the sense, can you elaborate the meaning of Himanshu, the word? सर हिमांशु दो शब्द हिम और अंश से मिलकर बना है। हिम Okay. का मतलब होता है बर्फ और अंश का Okay. मतलब उसका हिस्सा। सर Hmm. ये हिमांशु जो है शब्द, यह चंद्रमा को का पर्यायवाची शब्द है सर। Okay. जी सर। Right. So Chandrama ka Parivar. Okay. So it is like moon. So it would be like the radiations from moon, isn't it? यस सर। So are you as cool as moon? सर आई ट्राई टू बी एज कूल एज मून। सर ये एक ऐसी क्वालिटी है जो मैं अपने अंदर रखने की कोशिश करता हूँ कि जो Okay. एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हूँ और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बरकरार रखूँ। Okay. Good. Good, Himanshu. So moving on to next thing, like Himanshu, from your DAF, it is visible that you are from Nainital, isn't it? यस यस सर। So Nainital, geographically, Nainital is famous for which aspects? Can you recollect anything? सर नैनीताल जो है वो ज्योग्राफिकली वहाँ एक लेक है Hmm. जो हमारे टूरिज्म में उत्तराखंड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैनीताल Okay. सर नैनीताल जो लेक है वो एक नेचुरल लेक है Okay. जो सॉरी सर इसका फॉर्मेशन मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। No issue. Can you able to mention any other lakes in Uttarakhand? श्योर सर। सर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जिस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ इसे लेक्स का ही डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ बहुत सारी Okay. अलग सी लेक्स हैं, जैसे भीमताल एक लेक है, Okay. सात ताल एक लेक है, नौकुचिया ताल एक और लेक है, नैनीताल,
Okay, fine, fine, Himanshu. So that is one thing. Yes, sir. So then next thing when we come to Uttarakhand. So Uttarakhand is also known as Devbhoomi. Yes, So sir. why is it known as Devbhoomi? सर उत्तराखंड को देवभूमि सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे पौराणिक स्थल हैं जो हिंदू और इवन सिख धर्म को भी महत्वपूर्ण बहुत भूमिका निभाते हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, Yes. यमुनोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब, जो कि सिखों का एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए इसे Okay. Fine. So have you ever gone to any of these things? नहीं सर, केदारनाथ इन 4 धामों में तो सर मैं नहीं गया हूँ, लेकिन अपने Okay. डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो मंदिर हैं वहाँ Okay. मैं yes, sir. So there is good scope of religious tourism. Yes, sir. So if you given an opportunity Sure, of in a place like, let's say, for example, in Kedarnath kind of area, so what kind of improvements you can bring with reference to religious tourism? Tourism, how can you develop these places, these apps? श्योर सर. सर उत्तराखंड में रिलीजियस टूरिज्म और इस चीज की बहुत सारी संभावनाएं हैं. अगर Okay. केदारनाथ, बद्रीनाथ को हम देखा जाए तो हर साल 50 से 60 लाख लोग यहाँ विजिट करते हैं और इसके साथ ही हमें इसको बढ़ा सकते हैं जिससे कि स्टेट की इकोनॉमी में और स्टेट की जीडीपी में टूरिज्म का एक रोल बढ़े. लेकिन सर जी सर, इसके साथ ही हम ये देखें कि जैसे अभी चार धाम मार्ग का स्टार्टिंग हो रखी है, वहाँ डेवलप हो रहा है. में सर हम और अच्छे से इसको डेवलप कर सकते हैं, टाइम बाउंड डेवलपमेंट इसका हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके साथ एक चीज और ध्यान देनी होगी कि हम इको टूरिज्म के साथ ही इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ हम डेवलपमेंट का ही ध्यान रखें तो ये एक बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजी भी है यहाँ, जिसका ध्यान रखते हुए हम इको टूरिज्म के साथ इसको कनेक्ट करते हुए साथ ही सर एक चीज और है, क्योंकि ये एक हिल रेंज है और हिमालयन एरिया है, तो यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म भी सर बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है. तो साथ ही इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और जो जनरल टूरिज्म जो अभी चलता आ रहा है, इनका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सर हम आगे बढ़ सकते हैं. So will this be any solution for the issue of unemployment also? यस सर, अनएम्प्लॉयमेंट सर उत्तराखंड में अनएम्प्लॉयमेंट का एक थोड़ा इशू है, जिसकी वजह से यहाँ पलायन की भी एक बहुत बड़ी समस्या है. अनएम्प्लॉयमेंट का सर सॉल्यूशन एक बहुत बड़ा छुपा है इसमें टूरिज्म के सेक्टर में, और जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ सकता है सर, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम हो सकती है. सरकार के ऊपर बर्डन जो एम्प्लॉयमेंट देने का यूथ को है वो थोड़ा सा कम होगा, यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगा, साथ ही यूथ दूसरों को भी अपने साथ जोड़ सकता है. अगर एक व्यक्ति इनोवेटिव अप्रोच के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है तो अपने साथ वो 8 से 10 लोग और भी जोड़ सकता है. Okay. Sure. Fine. So Himanshu, in your DAF you have mentioned that you have the knowledge of computer programming and operation of PCA and text. So can you just explain something related to your knowledge with respect to PCA and text? सॉरी सर, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ. एक्चुअल में सर ये थोड़ा सा एरर है. दरअसल जब फॉर्म भरने का एरर था, जिसको मैंने अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान इसको क्लियर कर दिया है. आई हैव गिवन एन एप्लीकेशन देयर दैट दिस इज अ एरर, और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया सर. Okay. So that means you must be very much careful while filling the DAF. Is that clear? सर एक्चुअल में ये इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैं फॉर्म भर रहा था तो इसमें मुझे ये नहीं पता था कि इसके लिए एक अलग से कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो मैंने जिसमें ग्रेजुएशन किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मुझे लगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने जैसे सी पे थोड़ा वर्क किया था तो वो चीजें यहाँ पर जी उसकी बेसिक नॉलेज थी, तो मुझे लगा वही यहाँ सफिशिएंट होगी. लेकिन जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया तो उनके द्वारा ये बताया गया मुझे कि इसके लिए अलग से आपको कोई स्पेशल कोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैंने कहा कि नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने मुझसे फॉर्म भरा लिया कि एक त्रुटि है. जी सर. Right. Okay. So it is also visible that you have had a working experience of in a rural area, which is where women and child welfare was one of your activities. So can you able to recollect and can you quote the instance where you have worked? सर मैं जब पंतनगर कॉलेज में था तो हमारी एनएसएस एक्टिविटी होती है, जिससे हम जो हमारे वहीं के इलाके के आसपास के जो रूरल एरियाज होते हैं और जो वल्नरेबल और डिसएडवांटेज सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, वहां जाके हम 7 से 8 दिन या कुछ समय जब भी हम जितना हमें मिलता है
हम सोशल वर्क करते हैं वहाँ जाकर। तो Okay. जी सर, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा-सा है मुझे। Okay. जी So were you able to handle the issues there efficiently? सर, जितना हमारे लिमिटेड अप्रोच और लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ थी उस समय Okay. अवेयरनेस के लेवल पे और इस लेवल पे हमने अच्छा काम किया था। हमने वहाँ कुछ उनकी ज़रूरत का सामान हमने इकट्ठा करके बँटवाया था। Okay. जितना हम कर सके हमने किया था सर। Okay, good. So Himanshu, you also got NSS certificate. Yes sir. So which certificates you got? Sir, NSS B and C. NSS B and C. So into which ministry NSS actually it's a part and parcel? Under which ministry will get NSS? सर मैं गेस करना चाहूँगा क्योंकि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Ministry of Home Affairs. So Himanshu, if I ask you another question, so you belong to which zone in terms of age? Which zone in terms of age? Which you belongs to which group in the sense? Are you belong to the? Do you belong to child category or youth category or like adult category? So which category? सर मैं एडल्ट कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ क्योंकि मैं 18 Adult category. When you were just participating in NSS, so at that time what was your age group? सर मैं एडल्ट कैटेगरी को ही बिलोंग करता था क्योंकि थर्ड ईयर में हमारा एनएसएस था और लगभग मैं 20 से 21 साल का हूँ। Okay. So in simple way to say, Himanshu, NSS is a part and parcel of Ministry of Youth Affairs. Thank you sir. Okay, so adult means it should be around more than 30-35 plus, then it can be we can consider it as pure adults. Okay. So as far as considered like 15 to 25, this category you can just consider yourself into such youth category. Okay, so that is one thing. So in NSS, what kind of experience did you had, and did you have any exceptional work that you have done as a part of NSS member? श्योर सर। एनएसएस के दौरान हमारा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं वहाँ के, उनको अवेयरनेस की सर बहुत कमी थी। क्योंकि जो सिंपल सी योजनाएं जिसमें वो बहुत आसानी से एनरोल कर सकते थे, जैसे उस समय पर प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी वो स्टार्ट हुई थी, तो बहुत आसानी से उसमें एनरोल कर सकते थे, लेकिन उनको उसकी जानकारी नहीं थी। तो हमने उनको ले जाकर जो नजदीकी बैंक्स थे उनमें उनका खाता खुलवाकर जनधन अकाउंट उनका खुलवाया, जिसमें उनको इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी फ्री में अवेलेबल थी। 1 लाख तक का एक्सटेंशन था उनको। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है सर, मुझे समझ में आया है भारत में। अवेयरनेस को अगर ठीक किया जाए और थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की जाए तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क कर सकती हैं रूरल एरियाज में भी। ज्यादा एफर्ट की वहाँ जरूरत नहीं है। और सर एक्सेप्शनल वर्क में जो आप कह रहे थे, उसमें अगर देखा जाए तो सर हम सामान कलेक्ट करके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था और हमारी टीम्स बनी थी, जिसमें सर सबसे ज्यादा बेहतर काम हमारी टीम ने किया था। Okay, fine Himanshu. So my next question to you is, like, you had an experience with NSS, so I am asking another question from NSS. Sure, so can you able to recollect on which occasion NSS has been launched? NSS program has been launched. Sorry sir, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। Okay, so can you able to recollect when did Mahatma Gandhi born? Sir, 2nd October 1869. 2nd October 1869. Yes. So on the centenary celebrations of Mahatma Gandhi, NSS program has been launched. Okay, so it has been launched in 1969. Is that clear? So the thing, it is in commemoration of Mahatma Gandhi's centenary celebrations, this has been launched. Okay, so that is one other thing that you have to keep in mind. Thanks a lot. Fine. So next, Himanshu. So when we come to the preferences that you have given, so you have taken deputy collector as one of your the first choice of preference, and second choice of preference is deputy superintendent of police. Okay, and you have picked all others later. If you have been given an opportunity, would you be sportive enough to take deputy superintendent of police instead of deputy collector? Whereas you have chance of opting for deputy collector also.
Yes, In sir. that case also. जी सर। सर मैं मानता हूँ कि जो भी ऑप्शंस जैसे 15 ऑप्शंस मुझे समेकित पद के अंदर मिले थे, तो सभी इक्वल हैं। इसमें बस क्योंकि एक औपचारिकता है कि आपको चुनना है, तो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स के रूप में मैंने डिप्टी कलेक्टर को चुना है। अगर मुझे फिर से मौका मिले तो मैं बदलूँगा नहीं, मैं यही अपना प्रेफ़रेंस रखूँगा। उसका कारण सर ये है क्योंकि डिप्टी कलेक्टर जो पद है, वो आपको एक्सपीरियंस जो है वो बहुत वैरायटी का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर सकता है। जबकि डिप्टी एसपी आपको सिर्फ़ पुलिस के आपकी फ़ील्ड में आपको एक्सपीरियंस होगा। ये मेरा मेन रीज़न था सर डिप्टी कलेक्टर को पहले प्रेफ़रेंस पे रखने का। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सब इक्वल हैं और जस्ट बिकॉज़ हमको बस चुनना था तो हम एक प्रेफ़रेंस लिस्ट हमें बनानी थी, इसलिए मैंने ये चुना। Okay, fine, Himanshu. Now in front of me, there are two potential candidates who can be just given a deputy collector post. But there are only two options with me. One post is with deputy collector and the other post is with deputy superintendent of police. Now I have to assign one post for one person for deputy collector. Now I would like to know what qualities make you to go for selecting into deputy collector, so that I can avoid other person. So can you able to bring some unique qualities and unique values that you possess so that I can pick you for deputy collector option? सर 2 क्वालिटीज़ या 2 ऐसी बल्कि मैं कहूँगा 3 ऐसी क्वालिटीज़ जो मुझे लगता है सबसे सर्वोच्च हैं, जिसमें हमें चुनना चाहिए कि किसी व्यक्ति को जज करना चाहिए, वो हैं पहली इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। Wait, 1 minute, Himanshu. Here I am not asking a question related to in general. Okay. Just listen to my question carefully. So what qualities or which qualities in you will just project that you will be a best choice of preference for deputy collector? I don't want in general. Sure, sir. Exceptional qualities that you possess or exceptional values that you possess to be picked as a choice for the preference of deputy collector. Sure, sir. सर डेप्यूटी कलेक्टर का जो पद है वो जनरल लोगों के साथ इंटरेक्शन का पद है। इसमें बहुत आपको लोगों की समस्याएं सीधे सामने से मिलेंगी, तो इसलिए मुझे लगता है लोगों के साथ घुलना मिलना और उनकी बातों को समझना, एम्पैथेटिकली उनसे जुड़ना, ये क्वालिटी मेरे अंदर है जिससे मुझे लगता है कि मैं डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए एलिजिबल और अच्छी चॉइस हूँ। Okay, so you have empathy with you and Yes. you have next other quality. सर लोगों की समस्या को समझना है और उनसे जुड़ना। So that means both one and the same, empathy. So you are projecting. Understanding is a part and parcel of empathy. Yes, sir. Okay, so that means empathy. You are saying that empathy is your core competent value. Yes, sir. So in this context, can you elaborate something? What is empathy and how can you differentiate it with sympathy? Sure, sir. सर सिंपैथी, कंपैशन और एम्पैथी ये एक ही तरह की लगभग क्वालिटीज हैं। इसमें बस एक्शन का डिफरेंस है। सिंपैथी वो होती है जब हम किसी की समस्या को या परेशानी को सुनते हैं और हमें बुरा फील होता है, एक असहजता महसूस होती है हमें इमोशंस में, उसे सिंपैथी कहेंगे। कंपैशन होती है उससे एक स्टेप आगे की प्रोसेस, और एम्पैथी होती है उससे सबसे आगे की प्रोसेस, जिसमें हम कुछ करने के लिए हम फील्ड में उतरते हैं और सिर्फ उस परेशानी को समझते नहीं, उसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ करते हैं। तो एक्शन के साथ सिंपैथी को हम एम्पैथी कहेंगे। Okay, so have you heard that, like, have you heard something like fitting into other shoes and trying to understand others? Yes, sir. Have you heard about something like this? So empathy means when you can able to understand others as well as when you can fit into other shoes. Yes. So that you will get to know and you will get to understand more about them. How do they feel? So that's what empathy is. Yes. Okay. So that means whatever you said, that is part and parcel of empathy only. Yes. Okay. Apart from this, what other foundational values of civil services can make you as an exceptional person, exceptional choice for deputy collector? सर मुझे लगता है मेरे अंदर वो एप्टीट्यूड है कि मैं नई चीज़ों को बहुत जल्दी सीख सकता हूँ, और अच्छे से ट्रेनिंग के बाद में जो ट्रेनिंग में मेरे अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करी जाएंगी, उनको मैं और लोगों से बेहतर सीख पाऊंगा।
Yes. Values. What other values you have to possess? Yes. One is aptitude, one is What empathy, other is what other foundational values that you possess to just flourish as a deputy collector? Have you heard about something like Nolan's principles? yes sir. Yes. What are the Seven Nolan's values. principles? And can you able to list out them? यस सर सर नोलान कमेटी ने 7 सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यूज को लिस्ट Hmm. किया था। Hmm. वो थी सिंपैथी, Hmm. इंटीग्रिटी, Hmm. ट्रांसपेरेंसी, Hmm. ऑनेस्टी, Hmm. ओपननेस, Hmm. लीडरशिप Hmm. एंड एक्सेसिबिलिटी। Okay. So you are saying that these are 7 values or 7 fundamental values that a civil servant should possess. यस So amongst this, how many services, how many values that you possess? सर मुझे लगता है इन सभी वैल्यूज में से कुछ अंश तक सभी वैल्यूज मेरे अंदर हैं, लेकिन Okay. So I would like to know one instance from your life where you were honest and where you were maintaining your integrity. One instance of honesty, one instance of integrity in a crisp, lucid, and quick way. श्योर सर। सर अगर इंटीग्रिटी की बात करी जाए तो Yes. कॉलेज के दौरान ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए कि जहां पर एग्जाम में चीट करने का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल था और बच्चे कर रहे थे और मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मैंने वो अपॉर्चुनिटी नहीं एक्सेप्ट करी। मैंने फेयरली अपना एग्जाम दिया हमेशा, और चाहे मुझे कम मार्क्स मिले या ज्यादा मार्क्स मिले, मैंने उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट किया। Okay. यस सर। So is this integrity or honesty? सर ये इंटीग्रिटी के ऑनेस्टी भी इंटीग्रिटी का ही एक पार्ट है। ऑनेस्टी एक वैल्यू होती है जो हमें हमारे अंदर ईमानदारी की वैल्यू होती है, लेकिन इंटीग्रिटी एक थोड़ा आगे की वैल्यू है जो सिचुएशन जब हमारे पास प्रैक्टिकल सिनेरियो में आती है और प्रलोभन आते हैं तो हम ऑनेस्टली ही उस पे वर्क करते हैं और हर सिचुएशन में अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन करते हैं, उसे इंटीग्रिटी कहा जाता है। Have you ever lied, Manshu? यस सर। छोटे-मोटे ओकेजन्स पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँ। Okay. जब तक कि उससे कोई मीन्स बहुत छोटे ओकेजन्स पे कभी ज़रूर बोला होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन